बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 17 अप्रैल इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, साल 2022। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और सबको अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम और सरसब्ज़ व शादाब रखे, आमीन। जी, तारीख़ हिंदुस्तान में हम अब पहुंच चुके हैं राजपूतों की दौरे हुकूमत तक। इन्होंने तकरीबन 700 साल तक कहा जाता है कि हिंदुस्तान पर राजपूत ख़ानदान ने हुकूमत की। आज हम 3 मुल्कों की, जो हिंदुस्तान में वाक़ थे, 3 रियासतें कह लें, 3 ममलिकतें कह लें, उनका मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। ये तीनों की तीनों राजपूतों के ज़ेरे तसल्लुत रही और सदियों तक रही। गो कि इन्होंने खुद को राजपूत नहीं कहलवाते थे। बाद सल्तनत में इनका नाम कुछ और होता, दूसरी में इनकी बरादरी का नाम कुछ और होता, लेकिन अल्टीमेटली तारीखदान ये मानते हैं, इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि ये राजपूत ही थे। 3 बड़ी ममलिकतें, 3 बड़े देश, 3 बड़े मुल्क हिंदुस्तान में। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 मालवे और नंबर 3 उड़ीसा। इन 3 ममलिकतों में ये तीनों का अहवाल जो हमें बहुत अच्छा मालूम हुआ है ना, वो चीनी सयाह जो टूरिस्ट था, चीन से आया होगा, उसने हमें बताया है कि असल में इनके हालात क्या थे और क्या रहे, क्या किस दौर में क्या इनका ह्यूआनसांग उनका नाम था, जो टूरिस्ट था, मैं आपको बता चुका हूं, ह्यूआनसांग। ये याद रहे, ये जहन में रखना है आपने कि ये टूरिस्ट था जो चाइना से आया और इसने अपने सफ़रनामे में इन 3 ममलिकतों का अहवाल दर्ज किया है और तफसील के साथ बताया। मैं आपको मुख्तसर बता के प्रोग्राम के दौरान ही को भी कवर करना होता है। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे जी गुजरात को। गुजरात बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत बड़ा मुल्क। अब तो एक शहर का नाम है ना, एक रियासत का नाम है, एक सूबे का नाम है। हिंदुस्तान में एक सूबा है गुजरात का, जहां से कसाब भी उठा। जी, तो हमने बताना है सबसे पहले गुजरात को। इसको सबसे पहले श्री कृष्ण जी का द्वारका कहा जाता था। गुजरात का बहुत पुराना नाम जो है ना, वो ये रहा, श्री कृष्ण जी का द्वारका। जी, ये रहा जी गुजरात का सबसे पुराना नाम, श्री कृष्ण जी का द्वारका। इसके बाद इसका नाम बना सूरत या सौराष्ट्र। सूरत या सूरत या सौराष्ट्र, ये रहा। सूरत कहा जाता या सौराष्ट्र के नाम से याद किया जाता था। इस मुल्क में, इस सल्तनत में, इस देश में बल्बी खानदान का राज रहा है। बल्बी खानदान कौन सा खानदान था जो इस पे बहुत बड़ा काबिज था राजपूतों के दौर में? वो बल्बी खानदान था। गुजरात को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जहन में रहे। बल्बी खानदान जी, इसकी हुकूमत थी जी पुराने वक्तों में। बल्बी खानदान ये 746 से लेकर 716 तक जी 416 से लेके 716 तक
416 716 ईस्वी है जी ये। गुजरात पर बल्बी खानदान की हुकूमत रही। यह इस दौर में तकरीबन कमोबेश 3 सदियां 300 साल। और कहा यह जाता है कि बल्बी खानदान जो था ये खुद को चाल वकिया या चाल वकिया कहलवाते थे। चाल वकिया ये कहलवाते थे। बल्बी खानदान अपने आप को चाल वकिया कहलाता था। और कहा जाता है कि ये चाल वकिया असल में राजपूत ही थे। इनकी जो राजधानी थी गुजरात की वो अथलवाड़ा था। गुजरात की जो राजधानी यानी कैपिटल सिटी अथलवाड़ा। ये थी जी इनकी कैपिटल सिटी या राजधानी कह लें, अथलवाड़ा। या एक और नाम भी था इसका, अन्नल पटन। अन्नल पटन, बाद में इसे सिर्फ पटन कहा जाता रहा। अन्नल पटन ये भी इनकी राजधानी का, गुजरात की राजधानी ही का नाम था, अन्नल पटन, जिसे अब सिर्फ पटनम कहा जाता है या पटन कहा जाता है। जी उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगले इनकी इन तीनों रियासतों की, तीनों मुल्कों पे राजपूतों की किसी न किसी शक्ल में हुकूमत रही, लंबा अरसा तक रही। और उस वक्त तक रही जब तक मुसलमानों ने कब्जा नहीं कर लिया तीनों मुल्कों पर। और वो मुसलमान आए हैं 16वीं सदी ईस्वी में। ये ज़हन में रहे, मुसलमानों का तसल्लुत यहाँ पे हुआ है, जब कब्जा हुआ है वो 16वीं सदी ईस्वी थी। उससे पहले इन तीनों बड़े मुमलिकतों पर, देशों पर, हिंदुस्तान की रियासतों पर राजपूतों का राज था, हुक्मरानी थी। गुजरात के बारे में मैंने आपको मुख्तसर सा बता दिया है। अब अगली सल्तनत, अगला देश या अगला कंट्री देखते हैं, वो कौन सा था। आगे चल के पकड़ लेते हैं जी हम उड़ीसा को। दूसरा बड़ा जो सल्तनत थी वो थी जी उड़ीसा। ये रही जी उड़ीसा। इसका पुराना नाम था अंधीर की सल्तनत। इसका पुराना नाम था अंधीर की सल्तनत। ये था जी इसका पुराना नाम। अच्छा, इसमें 474 से लेके 1132 तक, 474 से लेके 474 से 1132, बहुत लंबा अरसा केसरी खानदान की हुकूमत रही। केसरी ये रहा जिनका दौरे उरूज। केसरी खानदान की 474 से लेके 1132 तक केसर खानदान का रवाज रहा। और इनकी राजधानी या कैपिटल सिटी था वो भुवनेश्वर। ये था जी इनका कैपिटल सिटी, इसका उड़ीसा का, जिसको पुराने नाम इसका था अंधीर की सल्तनत। और 474 से 1132 तक इसमें केसरी खानदान हुकूमत करता रहा। केसरी खान फैमिली जो थी, बरादरी जो थी, केसरी, ये हुकूमत करता रहा। और इनका कैपिटल सिटी या राजधानी या दारुल हुकूमत जो था इनका भुवनेश्वर, ये था इनका कैपिटल सिटी। ये नोट फरमा लें।
अच्छा, इनकी कैपिटल सिटी का नेम अगर देखें तो इससे पता ये चलता है कि ये अवाइल में सबसे पहले ये किया करते थे बुद्ध मत की पूजा। और इनका जो पहला राजा था ना, वो था प्याती केसरी। सबसे अव्वलीन जो राजा था, जो बुद्ध मत का पुजारी था, उसका नाम था प्याती केसरी। ये साहब थे जी सबसे पहले इनके बादशाह, उड़ीसा का सबसे पहला और बड़ा बादशाह प्याती केसरी। अच्छा, इसकी अगर कैपिटल सिटी का नाम देखें तो वहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि शुरू शुरू में ये बुद्ध मत के फॉलोअर थे, लेकिन बाद में राजपूतों की इस पे हुकूमत होने के बाद इन्होंने शिव जी की पूजा की। बुद्ध मत को छोड़कर शिव जी के पैरोकारी इख्तियार की और उसमें लंबा अरसा तक फिर वो रहे। इसी को शिव जी को ही देवता और भगवान मानते रहे। और इतने बड़े, वही जो यहाँ पे फिर मैं जिक्र करूंगा, वो उसी टूरिस्ट का जो यहाँ पे आया था, ह्यूआन सांग। ये नोट फरमा लें, ये चाइनीज टूरिस्ट का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि इसने बताया है कि जब मैंने देखा है इस सल्तनत को, उड़ीसा को, तो ये बहुत अमीर कबीर सल्तनत थी। और केसरी खानदान के बाद गंगापुत्र खानदान केसरी के बाद ये थे असल में राजपूत। गंगापुत्र खानदान ये था जी, गंगापुत्र खानदान। इन्होंने हुकूमत की है ना। जब कहा जाता है कि जी ये राजपूत थे और ये विष्णु जी के पुजारी थे 1132 से लेकर 1534 तक, 1132 से लेके 1534 तक और 1560 में याद रहे कि ये यहां तक इनकी हुकूमत रही, गंगापुत्र खानदान की। और वो जो ह्यूआन सांग है, टूरिस्ट है, वो ये बताता है कि मैंने इन तीनों रियासतों की, बल्कि बेहतर ये है कि तीसरी रियासत यानी मालवे के बारे में मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ करवा दूँ। दो मैंने गिनवा दी हैं, दो बड़ी ममलिकतें, रियासतें, उड़ीसा और गुजरात, और तीसरी थी मालवे। उसका भी मैं आपको मुख्तसर जायज़ा बता देता हूँ। उसके बाद फिर इन पर मुख्तसर सी कमेंट्री करके इस पर थोड़ा तबसरा करके आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जी। तो तीसरा बड़ा जो सल्तनत थी वो थी मालवे। फिर ह्यूआन सांग का जिक्र करेंगे, जो टूरिस्ट था, सफ़रनामा उसने लिखा। तीसरी बड़ी सल्तनत थी मालवे, जो राजपूतों का घर बनी रही, मालवे। अच्छा, ये मालवे वो मुल्क था जिसमें विक्रमाजीत की औलाद हुक्मरानी करती रही है। ये वही मालवे है। अगर किसी ने तफसील नहीं सुनी या नहीं देखी तो पिछली किस्तों में देख सकते हैं कि मालवे पे हुकूमत लंबा अरसा विक्रमाजीत और उसकी औलाद की रही। विक्रमजीत जी ये रहा, ये और इसकी औलाद की हुक्मरानी बड़ा लंबा चौड़ा अरसा रही। और इस विक्रमजीत की हुक्मरानी का जो आखिरी मशहूर बादशाह गुजरा है वो शैलादित्य दोम था। शैलादित्य दोम, असल में शैलादित्य एक अव्वल भी था और एक दोम था। शैलादित्य दोम ये
विक्रमजीत की औलाद में से ये शैलादित्य दोम तक इनकी बड़ी हुकूमत पावर में रही, ताकत में रही। इसको कोई झुका नहीं सका, कोई फतह नहीं कर सका, कोई इसके घुटने टेकने पे इसको मजबूर नहीं कर सका। ये रहा शैलादित्य। अच्छा, शैलादित्य के बाद सफर शुरू होता है जी राजपूतों का। मालवे में भी राजपूत कायम होते हैं, लेकिन ये ज़हन में रहे कि 1560 ईस्वी में ये तीनों की तीनों ममलिकतें मुसलमानों के तसल्लुत में आ गई थी। मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था इन देशों पे, इन मुल्कों पे। उससे पहले की ये बात हो रही है, 6-7 सदियां राजपूतों ने इन तीनों बड़ी ममलिकतों पर हुकूमत की है और 1560 तक की है। अच्छा, अब मैं बताऊं हेओआन सांग के बारे में। अब थोड़ी सी इसमें इन तीनों ममलिकतों पे कमेंट्री भी कर लें। ये जो साहब थे ना हेओआन सांग, ये चाइना के टूरिस्ट थे। इन्होंने चश्मदीद वाकयात दर्ज किए हैं अपने सफ़रनामों में और लिखा है कि ये जो तीनों ममलिकतें थीं ये राजपूतों के ज़ेरे तसल्लुत थीं, नहायत खुशहाल थीं, अमीर कबीर थीं, अवाम की राया रैयत यानी अवाम, मुल्क की सारी अवाम खुशहाल थी। दूर दराज तक इस मुल्क की, इन तीनों मुल्कों की तजारत चलती थी, लेन देन था, तजारत थी लंबा अरसा। और उस दौर में राजपूतों ने शिव जी के मशहूर तरीन बड़े बड़े मंदिर तामीर करवाए। इतने इतने बड़े मंदिर तामीर करवाए कि जिनका नाम तारीख की किताबों में आज भी दर्ज है। राम जी का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर मालवे का। इतने इतने बड़े और शानदार मंदिर थे कि आज भी लोग, टूरिस्ट जो हैं, हिंदू लोग जो हैं, उन मंदिरों की ज़ियारत करने जाते हैं, उनको देखने जाते हैं, उनके ज़ायरीन के तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, जो राजपूत ख़ानदान ने इन तीनों मुल्कों में तामीर करवाए। और फिर आखिरकार 1560 में एक एक करके, यानी 16वीं सदी में, मुसलमानों ने इन राजपूतों से इन तीनों मुल्कों का कंट्रोल हासिल कर लिया, कब्जा। जी, कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में यहाँ से ही आगे चलेंगे। मैं आपको मुख्तसर थोड़ा इसलिए बताता हूँ कि एक तो आपको बोरियत महसूस ना हो। हर बंदा जो है वो तारीख़ में दिलचस्पी नहीं रखता। ये तो कोई स्टूडेंट हो या तारीख़ से पढ़ने लिखने का कोई शगफ रखता हो तो उसकी बात समझ में आ सकती है, या फिर किसी को शौक़ हो कि वो हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहता है, तो उसके लिए ये चीज़ दिलचस्पी से खाली नहीं है। लेकिन आम तौर पर लोग इसको बोरियत ही समझेंगे और कहेंगे मुझे पता है। खैर, यहाँ तक थी जी राजपूतों की हुकूमत। कल यहाँ से आगे शुरू करेंगे और आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, आज का लफ्ज़। जी, आज का लफ्ज़ जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो बड़ा अच्छा है। लो जी, ये मालवे जी को तो हमने कर दिया वॉश आउट और यहाँ पे लिख देते हैं आज का लफ्ज़। जी, ये रहा। ये कई किताबों में, कई रसालों में आपने ये लफ्ज़ पढ़ा हो जी। तो इसका क्या मतलब होता है गुमसुम का? ये लफ्ज़ है गुमसुम, गुमसुम ही है ना। तो फिर एक काम करें, आप लोग ज़हमत करें, डिक्शनरी पकड़ें और मुझे ढूंढ कर बताएं कि ये कौन सी डिक्शनरी में दर्ज है जहां से लेकर हमने किताबों में दर्ज किया है।
और गुमसुम का मतलब समझते हैं आप, जो हम लेते हैं मतलब चुपचाप, बुझा हुआ, खामोश, यही मतलब लेते हैं ना इसका, इन अल्फाज का। गुमसुम किसी डिक्शनरी में आपको ये नहीं मिलेगा, ये लफ्ज है ही नहीं। कौन से लफ्जों को बिगाड़ कर हम लोगों ने गुमसुम बनाया है वो मैं आपको बताता हूं। पहला लफ्ज है गुंग। ये रहा गुंग। अच्छा, गुंग फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है गूंगा। ये फारसी का लफ्ज है जनाब अली, गुंग, और इसका मतलब है गूंगा। और लफ्ज सुम सीन से नहीं है, स्वाद से है। दूसरा लफ्ज ये जो स्वाद सीन से लिखा है ये स्वाद से है, और अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है बहरा, वो शख्स जिसको सुनाई ना देता हो। ये रहा। तो ये लफ्ज गुमसुम नहीं था, हमने बना लिया है। ये लफ्ज था, बल्कि अल्फाज का मजमूआ है, दो अल्फाज है, एक फारसी का और दूसरा अरबी का। अल्फाज थे गुंग सुम, और इनको हमने बना लिया गुमसुम, बल्कि इसके हिज्जे भी खराब कर दिए। सुम जो स्वाद से है अरबी में, इसको हमने सीन से लिख दिया सुम। बहरहाल ये गलतुल आम हो चुका है, इसे आप दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है, इसे इसी तरह से चलना है। और बताने का मतलब आप पूछ सकते हैं, आपके इल्म में, नॉलेज में इजाफा, कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से और इसका असल मतलब क्या है, ये कहाँ से ड्राइव करके आया हमारी उर्दू में। ये दो मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज हैं और दोनों का मायने और जो मतलब है वो भी मुख्तलिफ है। खैर, ये था जी प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, तीसरा और आखिरी सेगमेंट आज का, बड़ा मज़ेदार। आज की बात, जी आज की बात आपसे करता। आज की बात ये है कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, उर्दू का एक मुहावरा है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है हकीकत ही ये, वाकई मैंने खुद देखा है, आपने भी नोट किया होगा कि बुरे लोगों से धोखा खाने के बाद इंसान इतना मोहतात हो जाता है, इतना एहतियात करना शुरू कर देता है कि अच्छे लोगों से भी उसे डर लगता है ना। यानी अच्छे लोगों का एतबार भी उन बुरे लोगों ने ख़त्म कर दिया हुआ होता है जो उन्होंने अपनी धोखाधड़ी और फ्रॉडबाजी और फ्रॉडबाजी कह लें, धोखा कह लें, उनसे धोखा खाने के बाद इंसान अच्छे लोगों पे एतबार भी नहीं करता आसानी से। और ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है, ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर ज़रा सोचिएगा। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी मेरी बात की, कहना क्या चाह रहा हूँ। जी, मुझे अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। फ़ी अमानुल्लाह। और पाकिस्तान जिंदाबाद।